ज्ञान आईएएस के इस एमसीक्यू प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अभिषेक सिंह भारद्वाज। आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम संक्षिप्त चर्चा करेंगे बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के 25 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। मैं यह मान के चलूँगा कि आप सभी लोग इसके अंदर जो प्रयुक्त शब्दावलियाँ हैं, आर्थिक शब्दावलियाँ, उनसे परिचित होंगे। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न, वित्त वर्ष 2021 में मौजूदा कीमतों पर बिहार का जीएसडीपी यानी सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना था? विकल्प ए 379.55 हजार करोड़ रुपए, विकल्प बी 520.48 हजार करोड़ रुपए, विकल्प सी 618.63 हजार करोड़ रुपए, विकल्प डी 566.48 हजार करोड़ रुपए। इस सवाल का जवाब है विकल्प सी 618.63 हजार करोड़ रुपए। याद रखेंगे, मौजूदा कीमतों पर पूछा गया है। यदि आपसे स्थिर कीमत पर पूछा जाए या स्थिर मूल्य पर पूछा जाए तो स्थिर मूल्य यानी 2011-12 पे, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? 419.88 हजार करोड़ रुपए। सवाल समझ में आ गया होगा। यदि मौजूदा कीमतों पर जीएसडीपी पूछा जाए 2021 में तो आपका जवाब हो जाएगा विकल्प सी 618.63 हजार करोड़ रुपए। यदि इसी सवाल को स्थिर मूल्य पर पूछा जाए तो 419.88 हजार करोड़ रुपए। यहीं पे हम एनएसडीपी की चर्चा कर लेते हैं, नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद। यदि आपसे वित्त वर्ष 2021 में मौजूदा कीमतों पर ही एनएसडीपी पूछा जाए कि एनएसडीपी का योगदान बिहार में कितना था, तो वो है 379.55 हजार करोड़ रुपए। ठीक है, 379.55 हजार करोड़ रुपए स्थिर मूल्य पर। जबकि चालू मूल्य पर पूछा जाए तो वो जवाब हो जाएगा 566.47 हजार करोड़ रुपए। क्या हो जाएगा? एनएसडीपी की बात हो रही है ना। जीएसडीपी का तो जवाब यहाँ मिल गया है आपको, स्थिर मूल्य पे भी और चालू मूल्य पे भी। एनएसडीपी अगर स्थिर मूल्य पे पूछा जाए तो 379.55 हजार करोड़ रुपए। यदि चालू मूल्य पर पूछा जाए तो 566.47 हजार करोड़ रुपए। अगला सवाल, दूसरा सवाल है, वित्त वर्ष 2021 में बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितने प्रतिशत बढ़ा है? विकल्प ए 2.50%, विकल्प बी 4.04%, विकल्प सी 8.08% और विकल्प डी -7.25%। तो इस सवाल का जवाब है विकल्प ए 2.50% की वृद्धि देखी गई है। यह प्रदर्शन राष्ट्रीय औसत से बेहतर है। भारतीय अर्थव्यवस्था वित्त वर्ष 2021 में भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसका ग्रोथ रेट रहा है, विकल्प डी का जो जवाब है -7.25%, और बिहार का 2.50% पॉजिटिव रहा है। तो बिल्कुल राष्ट्रीय औसत से बेहतर रहा है ना। अगर पिछले वर्ष की बात की जाए तो 2019-20 में जो राष्ट्रीय ग्रोथ रेट था यानी भारत का ग्रोथ रेट था वो था 4.04%, और 2019-20 में बिहार का जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद है वो था 7.41%। तो यानी आप बोल सकते हैं कि पिछले 2 वर्षों में भी लगातार बिहार का जो औसत है वो राष्ट्रीय औसत से अधिक है, जो जीएसडीपी है वो राष्ट्रीय औसत से बहुत ही बेहतर है। अगला सवाल देखते हैं। तीसरा प्रश्न देखते हैं, वित्त वर्ष 2021 में 11-12 के स्थिर मूल्य पर बिहार की प्रति व्यक्ति यानी जीएसडीपी क्या रही? विकल्प ए है 21,017 रुपये, विकल्प बी है 34,314 रुपये, विकल्प सी है 49,272 रुपये और विकल्प डी है 50,555 रुपये। इस सवाल का जवाब हो जाएगा विकल्प बी 34,314 रुपये प्रति व्यक्ति रही है। लेकिन किस पर? स्थिर मूल्य पर, है ना। याद रखेंगे इस डाटा को, ये पूछा गया है स्थिर मूल्य पर। यदि आपसे चालू मूल्य पर पूछा जाए तो चालू मूल्य पर जो जीएसडीपी में बिहार की प्रति व्यक्ति आय नज़र आई है, बिहार की प्रति व्यक्ति आय चालू मूल्य पर कितनी रही है? वो रही है 50,555 रुपये। तो दोनों डाटा याद रखेंगे आप कि पहला स्थिर मूल्य पर अगर प्रति व्यक्ति आय पूछा जाए तो वह है 34,314 रुपये। यदि चालू मूल्य पर पूछा जाए तो 50,555 रुपये। तीसरा सवाल हो गया। चौथा सवाल देखते हैं।
बिहार का प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद एनएसडीपी वित्त वर्ष 2021 में 11-12 के स्थिर मूल्य पर राष्ट्रीय औसत का कितना प्रतिशत था? विकल्प ए 15.4%, विकल्प बी 35.8%, विकल्प सी 22.5% और विकल्प डी 23.6%। तो इस सवाल का जवाब है विकल्प बी 35.8% रहा। बात कर लेते हैं कैसे। तो देखिए ये तो परसेंट में दिया है, अगर इसे रुपया में देखिएगा तो वो है 31,017 रुपये, ठीक है। और वित्त वर्ष 2021 में अगर भारत का पूछा जाए तो भारत का था 86,659 रुपये। तो इसका अगर परसेंट निकालिएगा तो कितना निकलेगा? 35.8%। अगला सवाल, वित्त वर्ष 2021 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कितना था, हिस्सा कितना था? प्राइमरी सेक्टर के बारे में पूछा गया है। विकल्प ए 15.4%, विकल्प बी 19.2%, विकल्प सी 22.1% और विकल्प डी 18.6%। इस सवाल का जवाब हो जाएगा विकल्प बी 19.2%। प्राइमरी सेक्टर का योगदान बिहार के जीएसडीपी में, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर। आगे सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर के सवाल आपको दिखेंगे। डाटा याद रखिएगा, प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 2021 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में यानी जीएसडीपी में 19.2% रहा। यदि 19-20 की बात की जाए कि 19-20 में कितना था प्राइमरी सेक्टर का योगदान बिहार के जीएसडीपी में, तो वो रहा था 22.1%, यानी गिरावट दर्ज की गई है प्राइमरी सेक्टर में। और यह आर्थिक व्यवस्था के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी चीज़ है, क्योंकि प्राइमरी सेक्टर का योगदान जितना कम हो आपके इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में, वो देश उतना ही डेवलप कहलाता है। अगला सवाल, वित्त वर्ष 2021 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में द्वितीयक क्षेत्र की हिस्सेदारी कितनी थी? सेकेंडरी सेक्टर पूछा गया है। विकल्प ए है 19.5%, विकल्प बी 20.8%, विकल्प सी 24.6% और विकल्प डी 27.8%। तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा विकल्प ए 19.5%। सेकेंडरी सेक्टर का योगदान बिहार के जीएसडीपी में वित्त वर्ष 2021 में कितना रहा है? 19.5%। हाँ, यदि 2016-17 में यह आंकड़ा पूछा जाए आपसे तो वो रहा था 20.6%, यानी इसमें भी गिरावट दर्ज की गई है। इसमें भी क्या हुई है? गिरावट दर्ज की गई। पहले 20.6% योगदान था, अब कितना है सेकेंडरी सेक्टर का योगदान? 19.5%। अगला सवाल, वित्त वर्ष 2021 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में तृतीयक क्षेत्र यानी टर्सरी सेक्टर का योगदान कितना था? सेवा क्षेत्र का योगदान कितना रहा है? विकल्प ए है 48.5%, विकल्प बी 61.2%, विकल्प सी 65.8% और विकल्प डी 73.3%। तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा विकल्प बी 61.2%। टर्सरी सेक्टर का पूछा गया यानी सेवा क्षेत्र का योगदान कितना रहा है इस वर्ष बिहार के जीएसडीपी में? 61.2%। यदि बात की जाए 2016-17 में कि कितना था योगदान टर्सरी सेक्टर का बिहार के जीएसडीपी में, तो वो आंकड़ा हो जाएगा 57.3%। यानी प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर में तो कमी दर्ज की गई है, लेकिन टर्सरी सेक्टर में जो योगदान है वो पिछले वर्ष की तुलना में बढ़ा है, वृद्धि दर्ज हुई है। तो इस तरह से भी घुमा के सवाल पूछा जा सकता है ना। तो तीनों सेक्टर का योगदान कितना परसेंट रहा है वो इस वर्ष का जरूर याद रखें, 2021 का जरूर याद रखें। अगला सवाल 8वां क्वेश्चन है ना, वित्त वर्ष 19-20 में बिहार के किस जिले में प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद है ना सबसे अधिक रहा है? विकल्प ए बांका, विकल्प बी पटना, विकल्प सी बेगूसराय, विकल्प डी शिवहर। इस सवाल का जवाब हो जाएगा विकल्प बी। पटना का जो प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद रहा है वित्त वर्ष 19-20 में वो सबसे अधिक रहा है। अगला सवाल, वित्त वर्ष 19-20 में बिहार के किस जिले में प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद सबसे कम है? विकल्प ए बांका, विकल्प बी अररिया, विकल्प सी शिवहर, विकल्प डी किशनगंज। इस सवाल का जवाब है विकल्प सी शिवहर। यहीं पे आइए कुछ और पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं।
अगर प्रति व्यक्ति आय पूछा जाए कि किस जिले का सबसे अधिक रहा है इस वर्ष, तो वो रहा है सबसे अधिक पटना का, और सेकंड में है बेगूसराय, है ना, शीर्ष स्थान पे रहा है। आगे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। अगर लोअर पूछा जाए यानी सबसे निम्न प्रति व्यक्ति आय किस जिले का रहा है, तो वो है शिवहर, और सेकंड नंबर पे है अररिया। ठीक है। यदि बात की जाए पेट्रोल कंज्यूमर में, है ना, कि पेट्रोल के उपभोक्ता सबसे अधिक किस जिले में है, तो शीर्ष पे है पटना और दूसरे स्थान पे है मुजफ्फरपुर। यदि न्यूनतम पूछा जाए तो न्यूनतम है बांका और दूसरे स्थान पे यानी सेकेंड लास्ट शिवहर, यही शिवहर। यदि आपसे डीजल के कंज्यूमर में पूछा जाए कि डीजल कंज्यूम करने में सबसे शीर्ष पे कौन सा जिला है, तो वो है शेखपुरा। यहाँ डाटा बदल गया, पेट्रोल में कौन था, पटना, लेकिन डीजल में सबसे अधिक कौन है खपत करने वाला जिला, शेखपुरा है, और दूसरे नंबर पे है पटना। यदि न्यूनतम पूछा जाए सबसे निम्न खपत किस जिले में हुई है, तो वो हुआ है किशनगंज में, और सेकेंड हुआ है शिवहर में, यानी सेकेंड लास्ट शिवहर और सबसे न्यूनतम किशनगंज। यदि बात की जाए रसोई गैस के कंज्यूम में, है ना, रसोई गैस के कंज्यूम में, तो सबसे शीर्ष स्थान पे रहा है पटना, दूसरे नंबर पे बेगूसराय। जबकि न्यूनतम, है ना, न्यूनतम खपत जो एलपीजी गैस का हुआ है वो हुआ है अररिया में, और सेकेंड लास्ट है किशनगंज, यानी अंतिम में दूसरा, सबसे अंतिम अररिया, उसके ऊपर किशनगंज। यदि बात की जाए लघु बचत के मामले में, तो लघु बचत में जो जिला सबसे अधिक रहा है वो है पटना, और दूसरे नंबर पे है सारण, जिसको छपरा बोलते हैं आप लोग, और सबसे न्यूनतम बात की जाए तो अररिया और पश्चिम चंपारण। तो यहाँ जो पॉइंट डिस्कस किया गया उसे आप नोट कर लेंगे। हालांकि वीडियो के लास्ट में आपको वो पीडीएफ जरूर दिखेगा, है ना, तो आगे से नोट कर सकते हैं। अगला सवाल, सितंबर 2020 और सितंबर 2021 के बीच बिहार में समग्र वार्षिक सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के मुद्रास्फीति दर क्या थी? विकल्प ए है 2.8%, विकल्प बी 4.1%, विकल्प सी 3.1% और विकल्प डी 4.2%। तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा विकल्प सी 3.1%। अगला सवाल है, वित्त वर्ष 2021 में राज्य सरकार के कुल व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि नजर आई है या वृद्धि हुई है? विकल्प ए 10.7%, विकल्प बी 13.4%, विकल्प सी 15.6% और विकल्प डी 18.3%। इस सवाल का जवाब है 13.4%। अगला सवाल है, वित्त वर्ष 2021 में बिहार में अनुमानित कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना है? विकल्प ए 11.55 लाख टन, विकल्प बी 12.70 लाख टन, विकल्प सी 17.95 लाख टन और विकल्प डी 18.20 लाख टन। इस सवाल का जवाब हो जाएगा विकल्प सी 17.95 लाख टन। पिछले 3 वर्षों में यानी 2018-19 से लेकर के 2020-21 में अनाजों के उत्पादन में वृद्धि दर अधिक रही है, और सबसे अधिक किस अनाज के उत्पादन में रहा है? तो चावल, और दूसरे नंबर पे आपको पता है मक्का। चावल का वृद्धि दर कितना रहा है? तो चावल का वृद्धि दर रहा है 9.6% और मक्का का कितना रहा है? 5%। 9.6% चावल का और मक्का का 5% रहा है वृद्धि दर। आपको बता दें कि कृषि रोड मैप के तहत विभिन्न योजनाओं के परिणाम स्वरूप बिहार ने 2012 से लगातार 5 कृषि कर्मण पुरस्कार उन्होंने जीता है। किसने? बिहार ने, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हो जाता है। तो इस सवाल का जवाब है विकल्प सी 17.95 लाख टन। अगला सवाल, डिजिटल किसान सेवाएं प्रदान करने के लिए बिहार कृषि विभाग द्वारा कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? विकल्प ए बिहार, विकल्प बी बिहान, विकल्प सी बेहार, विकल्प डी मजदूर दर्पण। तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा विकल्प बी बिहान। अगर बिहान को हम ऐसे लिखें तो इसके फुल फॉर्म पे हम चर्चा कर सकते हैं। BI से हो गया बिहार, H से हो गया हॉर्टिकल्चर,
ए से हो गया एग्रीकल्चर, जबकि एन से हो गया नेचुरल रिसोर्सेस मैनेजमेंट। ठीक है, तो आपको इस फुल फॉर्म को भी याद रखना है कि बी आई स्टैंड फॉर बिहार, एच स्टैंड फॉर हॉर्टिकल्चर, ए स्टैंड फॉर एग्रीकल्चर, एन स्टैंड फॉर नेचुरल रिसोर्सेस मैनेजमेंट। तो जो ऐप लॉन्च किया गया है डिजिटल किसान सेवाएं प्रदान करने के लिए वो है बिहान। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान। अगला प्रश्न देखते हैं, वित्तीय वर्ष 19-20 में बिहार के सकल फसली क्षेत्र की तुलना में सकल सिंचित क्षेत्र का जो प्रतिशत है वो कितना रहा है? विकल्प ए 60.25%, विकल्प बी 45.35%, विकल्प सी 74.48% और विकल्प डी 53.25%। तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा विकल्प सी 74.48%। 2019-20 में यदि सकल फसली क्षेत्र की बात की जाए तो ये तो परसेंट में है ना सिंचित क्षेत्र का, यदि परसेंट छोड़ करके डाटा पूछ दिया जाए आपसे लाख हेक्टेयर में, तो याद रखेंगे जो 19-20 में बिहार के सकल फसली क्षेत्र है वो कितना है? 72.97 लाख हेक्टेयर है ना। और सकल सिंचित क्षेत्र कितना है 2019-20 में? वो है 54.35 लाख हेक्टेयर। तो दोनों डाटा याद रखेंगे। यदि आपसे परसेंट में पूछा जाए कि फसली क्षेत्र की तुलना में सकल सिंचित क्षेत्र कितना है, तो आपका विकल्प सी सही जवाब हो जाएगा। यदि आपसे परसेंट में ना पूछ करके लाख हेक्टेयर में पूछे तो सकल सिंचित क्षेत्र का डाटा कितना है? 54.35 लाख हेक्टेयर, और सकल फसली क्षेत्र का डाटा जो है वो है 72.97 लाख हेक्टेयर है ना। अगला सवाल, वित्त वर्ष 2021 में बिहार में मछली के उत्पादन कितना था? बिहार में मछली का उत्पादन कितना था है ना, वित्त वर्ष 2021 में। आपको पता है कि मछली के उत्पादन के लिए बिहार सरकार और केंद्रीय सरकार बहुत ज़्यादा प्रयास कर रही है। इसके लिए जो योजना चलाई गई है वो है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है ना। विकल्प ए देखते हैं 4.45 लाख टन, विकल्प बी देखते हैं 5.50 लाख टन, विकल्प सी 6.83 लाख टन और विकल्प डी 8.50 लाख टन। तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा 6.83 लाख टन। केंद्र सरकार ने हाल ही में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के लिए 2021-22 में इसके लिए 41 करोड़ रुपए आवंटित किया। हजार नहीं, 41 करोड़ रुपए, माफ करें। अगला सवाल, वित्त वर्ष 2021 में बिहार का कुल दूध उत्पादन कितना था? ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको प्रत्येक एग्जाम में कहीं ना कहीं नजर आ ही जाता होगा है ना। बिहार का कुल दूध उत्पादन पूछा गया है वित्त वर्ष 2021 में। पहला विकल्प है 75 लाख टन, विकल्प बी 100, विकल्प सी 115 लाख टन और विकल्प डी 140 लाख टन है ना। तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा विकल्प सी 115 लाख टन। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से किस उद्योग ने बिहार में सर्वाधिक निवेश को आकर्षित किया है? ऐसा कौन सा उद्योग है जो बिहार में सबसे ज़्यादा निवेश करने को तैयार है? विकल्प ए है ऑटोमोबाइल, विकल्प बी खाद्य प्रसंस्करण, विकल्प सी नवीकरणीय ऊर्जा और विकल्प डी एथेनॉल। तो विकल्प डी आपका जवाब हो जाएगा एथेनॉल। ठीक है, अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल कह रहा है वित्त वर्ष 2021 में बिहार में उपलब्ध बिजली उत्पादन क्षमता कितनी है? विकल्प ए 5278 मेगावाट यानी 5278 मेगावाट, विकल्प बी 5835 मेगावाट, विकल्प सी 6422 मेगावाट और विकल्प डी 6073 मेगावाट। तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा विकल्प सी 6422 मेगावाट है ना। 2019-20 की अगर डाटा की बात की जाए तो डाटा था यह 6073 यानी जो विकल्प डी है आपका 2019-20 में इतना था, और अब कितना है 64 यानी वृद्धि हुई है। जो बिजली उत्पादन क्षमता में बिहार सरकार ने वृद्धि करी है, अब हो गया 6422 यानी 6422 मेगावाट। ऑप्शन नोट कर लेंगे आप सभी लोग। अगला सवाल, वित्त वर्ष 2021 में
बिहार में प्रति व्यक्ति, है ना, प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत कितनी है? विकल्प ए 200 किलोवाट, विकल्प बी 300 किलोवाट, विकल्प सी 350 किलोवाट और विकल्प डी 400 किलोवाट। तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा विकल्प सी 350 किलोवाट। ऊर्जा की खपत में पर व्यक्ति, है ना, प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत 350 किलोवाट थी। यदि 2014-15 की बात की जाए तो 2014-15 में ये डाटा जो था वो 203 किलोवाट था। अब कितना बढ़ गया है? 350 किलोवाट हो गया है। जनसंख्या बढ़ी है, डेवलपमेंट हुआ है, तो ऊर्जा की खपत तो जाहिर है कि बढ़ेगी ही। अगला सवाल, वर्तमान में बिहार में शहरीकरण कितने प्रतिशत पर है ना? विकल्प ए 11.5%, विकल्प बी 15.3%, विकल्प सी 15.5% और विकल्प डी 17.5%। तो इस सवाल का जवाब है 15.3% पर वर्तमान में जो है वो शहरीकरण है। यदि 2011-12 के डाटा की बात की जाए तो 2011-12 में ये डाटा केवल 11.3% ही था, यानी वृद्धि हुई है। अगला सवाल, बिहार में बाल बजट की प्रक्रिया किस वर्ष शुरू हुई है? फेमस क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट भी रहेगा। विकल्प ए 2013-14, विकल्प बी 2015-16, विकल्प सी 2018-19 और विकल्प डी 2012-13। तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा विकल्प ए 2013-14। जो बाल बजट यानी चाइल्ड बजटिंग, है ना, चाइल्ड बजटिंग की जो शुरुआत हुई है वो हुई है 2013-14 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। अगला सवाल है, अनुमानों के अनुसार बिहार में बच्चों की जनसंख्या कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? बच्चे मतलब 0 से 18 वर्ष की आयु के जितने भी बच्चे हैं। विकल्प ए 27%, विकल्प बी 35%, विकल्प सी 42% और विकल्प डी 50%। इस सवाल का जवाब हो जाएगा विकल्प बी 42%। अनुमानों की माने तो बिहार में भारत की जो कुल आबादी है उसका 12% निवास करता है, यानी पूरी जनसंख्या की बात नहीं हो रही है, सिर्फ बच्चों की बात हो रही है। भारत में जितने बच्चे हैं उसका केवल 12% कहाँ है? बिहार में निवास कर रहा है। अनुमानित आंकड़ों के अनुसार माने तो ये जो 42% है इसका 89.9% हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों में, जबकि 10.1% हिस्सा कहाँ है? शहरी क्षेत्रों में निवास कर रहा है। जो वर्तमान में हमारे यहाँ बच्चे हैं 42%, वो उसमें से 89.9% ग्रामीण क्षेत्रों में निवास कर रहे हैं वर्तमान में, और 10.1% ही केवल बच्चे शहरी क्षेत्र में हैं। अगला सवाल, वित्त वर्ष 2021 में बिहार में कितने जिले बाढ़ से प्रभावित हुए थे? तो अच्छा क्वेश्चन है और ये सवाल बन भी सकता है। बाढ़ से प्रभावित कितने जिले हुए थे? विकल्प ए 17, विकल्प बी 18, विकल्प सी 19 और विकल्प डी 20। तो इस सवाल का जवाब होगा विकल्प सी 19 जिले। आपको पता है कि बिहार के डेवलपमेंट में सबसे बड़ी जो रुकावट है वो है बाढ़, उसके बाद सूखा, है ना। तो उत्तर बिहार जो हमारा रहता है वो बाढ़ से प्रभावित रहता है और दक्षिण बिहार सूखा से प्रभावित रहता है। तो उत्तर बिहार के जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं उनमें से बाढ़ कितने जिले प्रभावित हुए हैं? बाढ़ से 19 जिले, डाटा याद रखेंगे। अगला सवाल और अंतिम सवाल है, बिहार में किसान उत्पादक संगठन FPO बनाने के लिए राज्य सरकार कितनी सब्सिडी दे रही है? विकल्प ए 50%, विकल्प सी 65%, विकल्प सी 90% और विकल्प डी 95%। तो जो सब्सिडी दे रही है सरकार, बिहार की सरकार किसान उत्पादक संगठन बनाने के लिए, वो है विकल्प सी 90%। तो आशा करते हैं कि यह वीडियो की श्रृंखला आप सभी को पसंद आई होगी। हमने कंप्लीट किया बिहार इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 के जो 25 महत्वपूर्ण प्रश्न थे उसे। अगले वीडियोज़ में हम लोग कवर करेंगे बिहार बजट और बिहार के फरवरी माह के जो करंट अफेयर हैं, समसामयिक घटना, उसे। तो आशा करते हैं कि आप सभी लोग का साथ ऐसे ही बना रहेगा। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।